हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग। आज हम रे ऑप्टिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट होने वाले हैं और टॉपिक होगा हमारा अपीयरेंट डेप्थ से रिलेटेड और रियल डेप्थ से रिलेटेड। आज हम इन दोनों में रिलेशन को चेकआउट करेंगे और इसके दो जो स्पेशल केसेस हैं उनको हम समझने वाले हैं और एक छोटा सा जो है पॉइंट और डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, जिसको बोलेंगे अपन नॉर्मल डेप्थ, सॉरी नॉर्मल डेप्थ नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन पैरेलल शिफ्टिंग बेटा। ठीक है, देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने है ना मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्टडी करा था ऑप्टिकल फाइबर को। ठीक है, वैसे तो देखो आप लोगों को बहुत आलस आता है मेरे वीडियोस को देखने में, लेकिन फिर भी है ना मतलब आप कोशिश करें कि इस बार जरूर आप लोगों को मजा आएगा। बिल्कुल मस्त तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को, देखने से ही स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, है ना। देखिए देखने का मेरा मीनिंग ये है कि बेटा देखो आप लोग जब भी किसी पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप लोगों को वो ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पर ना दिखकर कहां दिखाई देता है, वो कुछ अपनी एक अपीयरेंट पोजीशन पर दिखता है। ओके, ये जो फंडा है ये रूटीन लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में आप लोग देखते होंगे। तो ऐसा एक्चुअली होता क्यों है, मतलब फिजिक्स का ऐसा कौन सा फंडा या कौन सा फिनोमिना लगता है कि हमें वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर अपनी रियल पोजीशन पे ना दिखकर कहां दिखता है, एक अपनी अपीयरेंट पोजीशन पर दिखता है। तो पहले इस चीज को समझते हैं अपन, इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे पास ये रियल डेप्थ क्या है और ये अपीयरेंट डेप्थ क्या है। इसकी बात हम मतलब जो है थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम थोड़ा बहुत देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में यहां पर देखिए एक क्या है, मतलब मैंने जो है यहां पर वाटर कंसिडर कर रखा है। वाटर जो है मीडियम, जो है मुझे एक मीडियम कंसिडर करना है और जो मीडियम है उस मीडियम को मैंने वाटर के फॉर्मेशन में लिया है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में पानी है, ओके, और अगर कोई बंदा क्या कर रहा है ये वाली सिचुएशन से, देखिए यहां पर एक सिचुएशन बनाते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए मैं खुद ही यहां पर खड़ा हूं, ये लीजिए, ये देखिए बिल्कुल मेरी साइज के हिसाब से मैंने अपने आप को बनाया है। ओके, मैं यहां पर खड़ा हूं और अब मैं यहां खड़ा खड़ा क्या करूंगा, देखिए पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, सोने का टुकड़ा मान लेता हूं, मान लो सोने का टुकड़ा है, क्योंकि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट देखूंगा तो कम से कम अपने आप से तो अच्छा देखूं। ठीक है, मतलब मुझे सोने का एक टुकड़ा, सोने का एक पीस दिख रहा है, टोटल मिला के एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और उसकी पोजीशन को मान लेते हैं अपन ओ ऑब्जेक्ट, मतलब ओ पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। जब मैं इसको देखूंगा ना तो ये मुझे ओ पॉइंट पर नहीं दिखेगा दोस्तों, है ना। इसकी देखो कुछ अपीयरेंट पोजीशन होगी और वो अपीयरेंट पोजीशन कहां पर बनेगी उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहां में कुछ ऊपर दिखेगा, ध्यान से सुनना। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि अगर ह्यूमन बॉडी को कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट से लाइट ह्यूमन जो है आईज पर आ रही है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। तो अगर हमें पॉइंट ओ पर पड़ा हुआ सोने का टुकड़ा दिख रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर हमें दिख रहा है, मतलब यहां से लाइट जो है वो ह्यूमन आईज तक आ रही होगी। अब ह्यूमन आईज तक कैसे आ रही है, दो लाइट्स हम निकालते हैं, दो लाइट रेज यहां से निकालते हैं। पहली लाइट रे जो है वो हम क्या करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग चलाते हैं। ये लीजिए ये नॉर्मल है दोनों मीडियम्स का, देखो ऊपर एक मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम है, इसको मीडियम फर्स्ट बोल देंगे, और जो नीचे मीडियम वाटर जो फॉर्मेशन में लिया है इसको मीडियम सेकंड कंसीडर करके चलते हैं अपन, है ना। ये आपका मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, ठीक है। और फर्स्ट मीडियम का, सॉरी मीडियम फर्स्ट नहीं है, मीडियम सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मीडियम तो ये है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां से लाइट आ रही है, तो ये आपका हो गया मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसको मीडियम फर्स्ट बोल देंगे, और ऊपर वाला हो गया आपका मीडियम सेकंड। और मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं μ1, और मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लेते हैं μ2। अब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर कोई लाइट जो है वो नॉर्मल के अलोंग जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपनी डायरेक्शन से डेविएट नहीं होती है, अपनी डायरेक्शन को वो नहीं बदलेगी और बिल्कुल सीधी चली जाएगी। मतलब ये जो रे है ये बिल्कुल स्ट्रेटली सीधी चली जाएगी, और ये जिस पॉइंट से जा रही है, जिस पॉइंट पर इसने कनेक्ट किया दोनों सरफेसेस के, उस पॉइंट को अपन ए कंसीडर कर लेते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां से एक दूसरी रे और निकालते हैं अपन, है ना। देखिए सोचिए कि यहां से एक दूसरी लाइट रे और आ रही है, और वो मान लीजिए वो आ रही है आपकी पॉइंट बी पर, सरफेस के पॉइंट बी पर आ रही है, यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। ये लीजिए
यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर आकर ये स्ट्राइक कर रही है। अब देखिए यहां पर हम पॉइंट बी पर एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये लीजिए हमने नॉर्मल बनाया। अब क्या हो रहा है, जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या करने की कोशिश कर रही है, एंटर करने की कोशिश कर रही है। और जब लाइट ऐसा कर रही होती है तो वो क्या होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है। ये बात आप लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जानते होंगे या रिफ्लेक्शन के फंडा में आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब ये सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी दोस्तों, बैंड हो जाएगी। देखो इस तरीके से बैंड हो जाएगी और कहां पर पहुंचेगी, बंदे के पास पहुंचेगी। यहां जो बंदा खड़ा है उसके पास ये लाइट पहुंचेगी। तो देखो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, इन दोनों लाइटों को जब ये वाला बंदा देखेगा, मान लीजिए इसने यहां से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, इस पॉइंट से ये दोनों जो लाइट्स हैं वो यहां पर इसको दिखी। तो देखो ये जो लाइट है ये इसको एक्चुअल पॉइंट ओ से ना आकर दिखती हुई कहां से दिखाई देगी, किसी एक पॉइंट से दिखाई देगी। यहां पर इसको आई मान लेते हैं, मतलब आपको ऑब्जेक्ट इस आई पॉइंट पर दिखेगा। ओके, ऐसा नॉर्मली होता भी है। आप पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो क्या होता है कि वो आपको यहां ना दिखकर कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है, या फिर पानी से भरी हुई बाल्टी में आप किसी पेन को या पेंसिल को डिप करते हैं तो वो आपको बिल्कुल सीधी नहीं दिखती है, वो क्या होती है, बैंड होती हुई दिखती है। तो उसका यही रीजन है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पे ना होके अपनी कौन सी पोजीशन पे शो होता है, वो आप लोगों को वो अपीयरेंट पोजीशन पर शो ऑफ होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि अगर ये वाला फंडा हो रहा है तो ये पैरा एक्सियल रेज के लिए हो रहा है। मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो अगर आपको ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पे ना दिखकर अपीयरेंट पोजीशन पर दिख रहा है, का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर ये जो नेचर का फिनोमिना हो रहा है ये पैरा एक्सियल रेज के लिए हो रहा है। और पैरा एक्सियल रेज का आप मतलब समझे, मतलब वो लाइट रेज जो नॉर्मल के बिल्कुल क्लोज हैं, इतनी क्लोज हैं कि आप उसको नॉर्मल मान सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट बी है ना और पॉइंट ए है, इसमें इतना गैप नहीं है। पॉइंट ए से जस्ट अगला पॉइंट आपके पास क्या है, बी है, और उससे जस्ट अगला पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट सी है। तो ये उतने से गैप में ही ये फिनोमिना हो रहा है, इसीलिए आपको ये गैप देखने को मिलता है। अब इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो देखो यहां पर जो आपके पास में सरफेस दिख रही है ना, ठीक है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का जो कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस से आप ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस दिखाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे AO बोल देंगे। और इस AO को हम क्या कहते हैं, रियल डेप्थ बोलते हैं, और इस H से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, है ना। ये रियल डेप्थ है और रिप्रेजेंट होगी किससे, H से रिप्रेजेंट होगी। तो OA आपके पास हो गई रियल डेप्थ, ठीक है दोस्तों। तो रियल डेप्थ तो देखो यहां से फंडा आया। अब अपीयरेंट डेप्थ भी आप लोग समझ गए होंगे, इजीली डायग्राम से आइडिया लग रहा होगा कि अपीयरेंट डेप्थ क्या है। तो देखो ये जो आपके पास में कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस से जो इमेज बन रही है ना यहां पर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी H डैश, और इस H डैश को हम यहां पर AI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपीयरेंट डेप्थ बोल देंगे, ठीक है। चलो जी, तो आपको ये तो समझ में आया कि सर आज के टॉपिक में जो आप टॉपिक लेकर आए हैं अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो लेकर आए हैं वो डायग्राम में कहां दिख रहा है आप लोगों को, ये तो दिखा होगा। अब हम एक्चुअली इनमें एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से कैसे रिलेट होती हैं, ठीक है। तो रिलेशन की बात करते हैं, और रिलेशन की ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि हमने ये जो पूरा फंडा पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, किसके लिए स्टडी करी है, पैराएक्सियल रेज के लिए स्टडी करी है दोस्तों। पैराएक्सियल रेज का मतलब मैंने बता दिया है क्या है पैराएक्सियल रेज का मतलब, तो ये वहां के लिए स्टडी हो रही है, तो हम वो एप्लीकेशन आगे स्टार्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से सुनो, देखो पॉइंट बी पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट बी पर रिफ्लेक्शन के लॉज अप्लाई होंगे। और आप लोगों को याद होगा कि रिफ्लेक्शन का जो लॉज होता है वो होता है स्नेल लॉ, ठीक है। तो हम पॉइंट बी पर स्नेल लॉ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो हम पॉइंट बी पर स्नेल लॉ यूज करेंगे। देन एट पॉइंट बी पर मुझे क्या करना है, यूजिंग स्नेल्स लॉ मुझे यूज करना है। एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड दिस कांस्टेंट ऑलवेज इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप बोलेंगे μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट।
ठीक है, ये आपके पास स्नेल लॉ होता है, ये हमने लाइव क्लास में पढ़ा है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं ना। ठीक है, देखो अगला स्टेप चलते हैं थोड़ा सा लेकर आगे। तो इसको मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, μ2 1 हो गया, और इसको μ2 अपॉन में μ1 आप रिटर्न कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए चूंकि आपको एच और एच डेस में रिलेशन चाहिए, पहले टारगेट अपने माइंड में सेट कर लो कि हम करना क्या चाह रहे हैं, एच और एच डेस में एक रिलेशन चाह रहे हैं। इसके लिए पॉइंट बी पर अपन ने क्या लगाया, स्नेल लॉ लगाया है, और स्नेल लॉ को लाकर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक लाके रोक दिया है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना है, अब हमें यहां पर साइन आई का वैल्यू चाहिए और साइन आर का वैल्यू चाहिए। डायग्राम की तरफ फोकस कर लो अब सबके सब। ठीक है, डायग्राम की तरफ फोकस करोगे तो इधर से ही मिलेगा हमें आई और आर। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तक आपने डायग्राम में बताया ही नहीं कि आई एंगल कहां है और आर एंगल कहां है। तो जो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हैं उन लोगों के बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा कि एंगल आई तो कहां पर है और एंगल आर कहां पर है। और जिनको अभी तक नहीं दिखा, अब टेंशन नहीं करें, मैं हूं ना। ठीक है, मैं बताता हूं आप लोगों को एंगल आई कहां है और एंगल आर कहां है। ठीक है, पॉइंट बी को नोटिस करो आप। पॉइंट बी को नोटिस करोगे तो ध्यान से देखिए। ओहो, एक मिनट। ठीक है, मैं क्या थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा हूं ना आज। ठीक है, इसलिए थोड़ा मेरा माइक हिल रहा है। हाँ जी, देखो लग रहा हूं एनर्जेटिक, लग रहा हूं ना। ओके, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, और जो रियल ऑब्जेक्ट है वहां से जो लाइट आ रही है पॉइंट बी पर, ठीक है, तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है। वो एंगल जो है वही तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जिसको आप आई बोलते हैं। तो एंगल आई दिख गया होगा, ओके डन। और फिर एंगल बी पे ऊपर जहां पर मीडियम चेंज हो गया वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर दिख रहा होगा। ये लीजिए आई और आर कंफर्म। ठीक है, लेकिन भैया देखो ये आई और आर यहां नहीं देखने हैं, क्योंकि आपको साइन आई और साइन आर ढूंढना है, तो वो यहां से नहीं मिलेगा। वो देखो कहां से मिलेगा, मैथमेटिकली यहां पर मैं एक चेंज करके दिखाता हूं। अगर मेरा ये एंगल आई है, ठीक है, तो मेरा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से। इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए आप लोगों को यार। ठीक है, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल आर हो जाएगा, समझने की शायद जरूरत आपको नहीं पड़े। ओके, और अगर ये वाला एंगल आर है तो आपका ये ऊपर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां पर कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन लगी है, नीचे जो आई के साथ लगी वो अल्टरनेटिंग कंडीशन और ऊपर कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन लगी है। इतनी बात शायद आप लोगों को समझने की जरूरत पड़े भी ना। ठीक है, इजीली समझ में भी आता होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब डायग्राम में आई और आर आपको दिख गया होगा बहुत अच्छे से। अब आ जाओ अपने वापस साइन आई को ढूंढने के लिए और साइन आर को ढूंढने के लिए। तो ढूंढते हैं भाई, साइन आई को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो भैया आप कहां छुप रहे हैं, साइन आई कहां छुप रहे हैं, आप आ जाओ फटाफट। तो साइन आई छुप रहे हैं एक ट्राइंगल के अंदर, और वो ट्राइंगल देखो कौन सा है, वो ट्राइंगल है ए बी और ओ। दिख गया होगा, ट्राइंगल ए बी और ओ में छुपा हुआ है साइन आई, और वहां से ढूंढ लेते हैं इसको। तो देखिए हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी और ओ। ठीक है, और इसमें यूज कर लेंगे हम क्या, साइन आई ढूंढ लेंगे। और साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहां पर आप लोग बिल्कुल समझते होंगे। इस ट्राइंगल में आप लोगों को परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट, जो आपके पास में बी ओ है वो आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, डन। ऐसे ही देखिए, एंड ऐसे ही आपको एक दूसरा ट्राइंगल ढूंढना है, जो साइन आर है वो एक दूसरे ट्राइंगल में छुपा हुआ है, और वो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी एंड आई। और इस ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को जब साइन आई ढूंढना है, सॉरी साइन आर ढूंढना है, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगा दो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर फिर से ए बी आ गया, और हाइपोटेनियस कितना आया, हाइपोटेनियस आया बी आई। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डालो। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डालोगे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आपके पास हो गया ए बी अपॉन में बी ओ, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी आई अपॉन में ए बी, और इज इक्वल टू देखो μ2 अपॉन में क्या आ जाना है, μ1 आ जाना है। ठीक है, डन। यहां तक क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को बिल्कुल इजीली दिख रहा होगा कि सर ए बी से ए बी को मार दो आप आराम से, और क्या लिख दो, आप लिख दीजिए बी आई अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आ गया। ठीक है, यहीं पर इसको रोकने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला बना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी बातों मैंने ये कहा था कि भैया ये जो सारा फंडा लग रहा है ना, सारा फिनोमिना लग रहा है, वो पैरा एक्सियल रेज के लिए लग रहा है। ठीक है, तो देखो फिर मैं ये भी तो कह रहा था कि हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर यूज करते हैं। ओके, और हम यूज करते हैं किसको, पैरा एक्सियल रेज को। तो 4 पैरा
एक्सियल रेज। अगर आप पैरा एक्सियल रेज की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या समझाया आपको कि पैरा एक्सियल रेज नॉर्मल के बहुत क्लोज होती है। मतलब ये हो गया कि अगर पॉइंट ए नॉर्मल पर है तो पॉइंट बी नॉर्मल के जस्ट अगला पॉइंट है, ये मान सकते हैं अपन। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है, आप उसको जीरो मान सकते हैं। मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो मेजरमेंट है या फिर जो लेंथ है ना, ये आपके फिजिक्स के फंडा पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आप इसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका माथा काम करा होगा कि अगर ये जीरो हो गया, इसका मतलब डायग्राम में आप देखें, डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपके पास देखो ये जो बी ओ है ना, ये किसके इक्वल चला गया? ये इक्वल चला गया किसके? ए ओ के इक्वल चला गया। एंड दूसरी कंडीशन, ये जो बी आई है ना, ये किसके इक्वल चला गया? ये ए आई के इक्वल चला गया। और ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस करेंगे और फिर देखो आगे क्या कंडीशन आ जाती है। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में जब वैल्यूज डाल दो तो बी आई की जगह तो क्या लिख देना है आपको? ए आई लिख देना है। और अपॉन में देखो बी ओ की जगह आप क्या रखेंगे? ए ओ रखेंगे। और इक्वल में देखो क्या आ जाना है? म्यू टू अपॉन में म्यू वन आ जाना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। यहां पर डेंसर मीडियम आपका मीडियम फर्स्ट है, ध्यान रखना, और जो एयर है वो आपका क्या है? मीडियम सेकंड है। ओके, चलिए जी, अब देखो ध्यान से, इधर आओ। डायग्राम के जस्ट नीचे आप जब आएंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने ए ओ को रियल डेप्थ कंसीडर करा है और ए आई को हमने अपीयरेंट डेप्थ कंसीडर करा है। और जो रियल डेप्थ है वो एच से डिनोट है हमारे डायग्राम में, और अपीयरेंट डेप्थ जो है वो एच डैश से रिप्रेजेंट है। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर प्लेस करेंगे तो देखो ए आई का मतलब हो गया अपीयरेंट डेप्थ एच डैश, अपॉन में ए ओ मतलब रियल डेप्थ एच, और इक्वल में क्या हो गया? म्यू टू अपॉन में म्यू वन। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, जो हमें ढूंढना था, जो हमने टारगेट सेट किया था, उस टारगेट पे हम फाइनली पहुंच गए हैं। और अपीयरेंट डेप्थ और रिलेशन जो है रियल डेप्थ जो है, उसमें आप लोगों ने क्या ढूंढ लिया है? फाइनली रिलेशन को ढूंढ लिया है। ठीक है, देखिए मजा आया होगा बिल्कुल। अभी वीडियो खत्म नहीं करने वाला हूं, ध्यान रखना, अभी 5-7 मिनट और साथ रहेंगे, इसके 2 केसेस और पढ़ने हैं। ठीक है, तो पक गए हो तो वीडियो मत छोड़ के जाओ, क्योंकि 2 केसेस और पढ़ के जाओ, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, 5 मिनट और झेल लो यार सर को, है ना? 5-7 मिनट, 10 मिनट ज्यादा 10 मिनट झिलाऊंगा ना। ठीक है, तो देखिए अब हमें जो केसेस पढ़ने हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड हमें देखना है। मतलब हम क्या करेंगे, एक बार ऑब्जर्वर को कहां रखेंगे? ऑब्जर्वर को हम रखेंगे रेयर मीडियम में, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में चला जाएगा और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में जाएगा। और दूसरे वाले केस में सिचुएशन को उल्टा कर देंगे, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, और वो टॉपिक क्या होगा? पैरेलल शिफ्टिंग। तो देखो यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग भी हम समझेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग का क्या फिनोमिना है? डायग्राम को देखो, वापस डायग्राम की तरफ आओ। डायग्राम में रियल डेप्थ देखो और अपीयरेंट डेप्थ देखो, दोनों के बीच में क्या है? एक छोटा सा गैप है, एक छोटी सी शिफ्टिंग है। इस शिफ्टिंग को भी हम एक स्पेशल नाम क्यों नहीं दे देते हैं? इस स्पेशल शिफ्टिंग का नाम ही हमने क्या दिया है? पैरेलल शिफ्टिंग दिया है, क्योंकि हमें दोनों केस पढ़ने हैं, तो उसमें पैरेलल शिफ्टिंग को भी हम ढूंढेंगे कि पैरेलल शिफ्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, और इस पैरेलल शिफ्टिंग का एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको बहुत प्यारा सा, जो कि आप डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग का एग्जांपल आप लोगों को पूरे दिन में दिखता कहां पर है। ठीक है, दिखता है, हर एक बंदे को दिखता है ना? ठीक है, बस देखने का नजरिया बदलना है आप लोगों को। तो इसको रफ कर देते हैं फटाफट और इसके केस नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं ना। चलो, तो केस नंबर फर्स्ट की बात करें, हटा देते हैं इसको, यहां से इसको हटा लेते हैं और फटाफट से केस नंबर फर्स्ट। ओके, आज तो आप सोच रहे हैं अरे सर हो क्या गया, बहुत एनर्जी के साथ बोल रहे हो और बहुत फास्ट बोल रहे हो, हैं? एक्चुअली क्या है कि मुझे भूख लग रही है, फटाफट मैं खाना भी खाऊंगा जाके, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट खत्म कर रहा हूं, है ना? ठीक है, ओके, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में देखिए आपने क्या किया है, आपका ऑब्जर्वर जो है वो एयर में रख लीजिए और ऑब्जेक्ट कहां पर रख लीजिए? डेंसर मीडियम में। मतलब ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, ये फर्स्ट डायग्राम ही आपका केस नंबर फर्स्ट का डायग्राम बन जाएगा ना। ठीक है, देखिए क्या करना है आपने करना है, देखो मैं कह रहा था ना कि जो है आज थोड़ा मुझे माइक भी डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, देखिए हमने क्या करना है, इफ आपका जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पर है? वो एयर में है।
ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट को आप डेंसर मीडियम में रख दीजिए, ठीक है। देखो ऑब्जर्वर एयर में रख दो और ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रख दो, मतलब केस नंबर फर्स्ट का डायग्राम बिल्कुल जो बना हुआ है बिल्कुल वहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भैया आपने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर एयर में है, मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, ये हो गया रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा, दोनों में रिलेशन क्या आया, अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1, ये वाला रिलेशन हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब हमने जो केस फर्स्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को में रीअरेंज कर देते हैं। कैसे रीअरेंज कर देते हैं, ध्यान से देखिए, आपके पास में ऑब्जर्वर है एयर में, मतलब रेयरर मीडियम हो गया मीडियम सेकंड, ओके, मीडियम सेकंड रेयरर मीडियम हो गया, और ऑब्जेक्ट जो हो गया वो डेंसर मीडियम में है, ये आपका क्या है, मीडियम फर्स्ट है, ठीक है। तो मीडियम फर्स्ट है तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए μ1 को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, जो आपके पास में μ1 है वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, देखो μ1, ये रहा μ1 को आप डेंसर मीडियम बोल दे यहां पे, और μ2 आपके पास एयर है, आपका फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो मीडियम एयर है वो आपका मीडियम सेकंड है, तो मीडियम सेकंड मतलब μ(2) जो है वो μ एयर में कंसिडर हो गया और इसका वैल्यू बन जाएगा 1, और μ1 को आप डेंसर मीडियम कंसिडर कर रहे हैं तो μ(d) से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे चलेंगे तो भैया h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 1 अपॉन में μ(d) हो गया, ये लीजिए कंप्लीट, ठीक है। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां से h डैश कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, h अपॉन में μ(d), और इसको आप क्या लिख देंगे, और देखो अगर आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे तो भैया ये क्या है h डैश, ये क्या है अपीयरेंट डेप्थ, देखिए अपीयरेंट जो डेप्थ है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई, वो आ गई रियल डेप्थ अपॉन में क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब देखो सिंपल सा फिनोमिना, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेयर मीडियम में है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो आप लोगों को अगर अपीयरेंट डेप्थ निकालनी है तो रियल डेप्थ को कितना गुना कम कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बात समझ में आई होगी। अब देखो बात करते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग की। इस डायग्राम में आओ, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो पॉइंट O और I देखो, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, देखो ये, इस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे, ये लीजिए ये नॉर्मल शिफ्ट है, इस नॉर्मल शिफ्ट को भी हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं ना। सो नाउ नॉर्मल शिफ्ट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, NH से रिप्रेजेंट करोगे। डायग्राम में देख रहे होंगे आप h माइनस h डैश का ये डिफरेंस है। अब h माइनस h डैश का जो डिफरेंस है ऊपर लिख लेते हैं, यहां पर दिख जाएगा कि यहां पर एक स्टेप लिख देते हैं h माइनस h डैश। तो देखो h का वैल्यू, देखो h डैश आपने निकाल रखा है, तो h माइनस h डैश को आप क्या लिखेंगे, h अपॉन में μ(d) लिख देंगे, ठीक है। फाइनली देखो क्या हो रहा है, h कॉमन आ गया तो देखो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में μ(d), ये लीजिए ये आपके पास में किसका फॉर्मूला आ गया, ये पैरेलल शिफ्टिंग, सॉरी नॉट पैरेलल शिफ्टिंग, ये आ गया नॉर्मल शिफ्ट का एग्जांपल, ठीक है। मैंने बताया ना नॉर्मल शिफ्ट का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा जो रूटीन लाइफ, डेली रूटीन लाइफ में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट आप लोगों को बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया। केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, कंडीशंस को चेंज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे कहां पर, रेयर मीडियम में, और जो ऑब्जर्वर होगा वो हमारा कहां होगा, डेंसर मीडियम में होगा। तब क्या सिचुएशन आएगी यहां पर, तो ये समझ में आ गया हम लोगों को, क्या समझ में आ गया कि भैया अपीयरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। केस नंबर फर्स्ट में अगर ऑब्जेक्ट कहां हुआ, डेंसर मीडियम में, तो अपीयरेंट डेप्थ रिड्यूस, ठीक है। अब देखिए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, डायग्राम मिटा देते हैं, इस डायग्राम की अब जरूरत नहीं है केस नंबर सेकंड में, क्योंकि हम क्या करेंगे, अपोजिट उल्टा डायग्राम बनाएंगे, ओके। लीजिए अब केस नंबर सेकंड देखते हैं इधर, ओके। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, और केस सेकंड में हमें क्या करना है जी, हमें क्या करना है, इफ ऑब्जेक्ट को आप कहां रखेंगे, नहीं पहले ऑब्जर्वर लिख देते हैं क्योंकि उधर ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहां चला जाएगा, डेंसर में, डेंसर मीडियम में। ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम मतलब इस बार में आपको कहां ले गया, पानी के अंदर ले गया, ठीक है। और वो जो सोने का टुकड़ा था उसको हम कहां लटका देंगे, हवा के अंदर लटका देंगे, ठीक है, ओके। और जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो कहां चला गया, वो आ गया आपके पास में
एयर में। ओके, एयर का मतलब रेयर मीडियम बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओके जी, अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा जी, समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए तो हमारे पास में ऊपर है भैया कौन सा मीडियम, डेंसर, सॉरी नीचे मान लेते हैं हम, हमारा जो है ऑब्जर्वेशन नीचे है, ठीक है, नीचे देखेंगे हम, है ना। तो देखो ये आपके पास में नॉर्मल बना दिया हमने, ये नॉर्मल। ओके, एक लाइट तो यहां आ गई, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, ये यहां पर बना देते हैं इस ऑब्जेक्ट को, डन। ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर है, हवा के अंदर है, ये क्या है, हवा, एयर, और ये इस बार मीडियम फर्स्ट हो गया, M1 हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, μ1 है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, है ना। ओके, अब देखिए यहां से जो लाइट आई तो वो पहली तो क्या आ गई, बिल्कुल अलोंग टू द नॉर्मल आ गई, तो बिल्कुल सीधी आ गई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं किया। अब यहां से जो दूसरी लाइट आएगी वो देखो पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी पर आएगा तो देखो यहां नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल बनाओगे तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, सॉरी टूवर्ड्स फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि क्या कर रही है, ये जो है एयर से किस में आ रही है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है ये, तो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक है। आगे देखो, तो अब आप इसको पीछे क्या करो, पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो देखिए आप लोगों को जो इमेज है वो कहां पर दिखेगी, यहां दिखेगी, देखिए। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि क्या हुआ इस बार अपीयरेंट डेप्थ जो है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई केस नंबर सेकंड में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो है किस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे अपीयरेंट डेप्थ, तो ये हमारे पास रूटीन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ो, ठीक है। क्या फॉर्मूला हमारे पास, h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू μ2 अपॉन में क्या हो जाएगा, μ1, तो μ2 अपॉन में μ1। तो देखिए यहां पर आप अच्छे से देखो तो μ2 इस बार क्या है, μ2 डेंसर मीडियम है और μ1 क्या है आपके पास में, रेयर मीडियम है, मतलब A1 जो है वो एयर है इस बार यहां पर, है ना, ठीक है। चेंज कर लेंगे, देखो क्या हो गया, जो μ1 है वो एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो 1 होता है, और जो μ2 होता है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, ये लीजिए। ओके डन, दोनों वैल्यूज को यहां पर क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो h अपॉन में h डैश क्या हो जाएगा, सॉरी h डैश अपॉन में h क्या हो जाएगा आपके पास में, म्यू ऑफ डी अपॉन में 1 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा चेंज कर देंगे तो यहां से देखो h डैश इक्वल में क्या मिल गया आपको, मिल गया म्यू ऑफ डी इंटू में h, या h इंटू म्यू ऑफ डी, ये लीजिए जी, ये आपको अपीयरेंट डेप्थ मिली, मतलब इस बार इंक्रीज कर गई ना, डायग्राम में दिख रहा है देखो, अपीयरेंट डेप्थ इंक्रीज कर गई, तो इसका मतलब इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आया। देखो यहां पे केस नंबर फर्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां था, डिवाइड में, केस नंबर सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां गया, मल्टीप्लाई में, क्योंकि इंक्रीज कर गया, पहले वाले केस में डिक्रीज कर रहा था इसलिए डिवाइड कर रहे थे। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं कि अपीयरेंट जो डेप्थ है आपकी, अपीयरेंट डेप्थ वो क्या है, वो जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, ठीक है, उसका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टाइम्स, मल्टीप्लाई आपके पास हो गया। अब देखो यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग देखो, तो पैरेलल शिफ्टिंग देखोगे तो भैया देखो यहां पे आई और ओ के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्टिंग नहीं, सॉरी नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे, एनएस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहां पर जो नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करोगे ना, एनएस, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एनएस इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एच डैश माइनस में एच होगा, ठीक है। तो देखिए एन एस जो नॉर्मल शिफ्टिंग है, तो एच डैश का वैल्यू एच इंटू म्यू डी माइनस में एच आ गया, एंड फाइनली एन एस इज इक्वल टू एच कॉमन आ गया, एंड म्यू डी माइनस में 1। ये लीजिए आपके पास नॉर्मल शिफ्टिंग का केस नंबर सेकंड में फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अब फाइनली देखो मैं इस बात कर रहा था कि नॉर्मल शिफ्टिंग का एग्जांपल हम लोग कहां देखते हैं, नॉर्मल शिफ्टिंग का एग्जांपल दिखता है हमें डेली लाइफ में, सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जब सनसेट हो जाता है उसके बाद तक भी हमें क्या होता है, सन दिखाई देता है, तो वो अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का ही एग्जांपल है। मतलब सनसेट हो चुका, उसके बाद में भी वो हमें क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, दिख रहा है, मतलब कुछ इस तरीके वाला केस है, मतलब देखो वो सेट हो चुका लेकिन फिर भी वो हमें क्या दिखेगा, उसकी इमेज हमें ऊपर की तरफ दिखेगी, तो वो नॉर्मल शिफ्टिंग का एग्जांपल है। ऐसे सनराइज के टाइम पे भी होता है, जब सनराइज नहीं होता उससे पहले ही हम लोगों को वो क्या हो जाता है, दिख जाता है। तो ये नॉर्मल शिफ्टिंग का एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। होप करूंगा कि आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को आज का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से समझाया, बहुत आप लोगों को मजा भी आया होगा आज मेरे साथ में, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स के एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, कमेंट बॉक्स को खूब कमेंट कर करके भरें, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।